हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पे। आज जो अपना टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प में मादा जननांग को निरूपित करने वाली संरचना, जिसे कहा जाता है जायांग। आवश्यक चक्र के अंतर्गत जो सबसे आंतरिक चक्र, इसे हम कहते हैं सबसे पुष्प का आंतरिक चक्र, जायांग के रूप में ये उपस्थित होता है। सांकेतिक भाषा में इसको जी यानी कि गाइनोशियम के द्वारा दर्शाते हैं। और इसके अतिरिक्त जायांग का यदि अपन डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह का चित्र होता है। प्रत्येक जो जायांग है उसकी यदि अपन इकाई यानी कि यूनिट की बात करें जिससे मिलकर बना हुआ होता है, वो कहलाता है अंडक। क्या कहलाता है? अंडक। और जो पार्ट हैं यानी कि जो भाग हैं इसके, वो 3 होते हैं। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा बोलते हैं इसे, दूसरा वर्तिका, और तीसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है अंडाशय। तो डायग्राम में अपन इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ऊपरी जो चौड़ा चपटा और रोमिल, इस प्रकार से यहाँ छोटे छोटे इस प्रकार से रोम अपने को देखने को मिलते हैं। ये जो पार्ट है ये कहलाता है इसका स्टिग्मा, या जिसे आप कह सकते हो वर्तिकाग्र। पतला लंबा नलिकाकार जो ये पार्ट नीचे की तरफ दिखाई देता है ये कहलाता है इसका स्टाइल, यानी कि वर्तिका। और आधारीय फूला हुआ भाग जो लगभग पुष्पासन के समीपस्थ होता है वो कहलाता है अंडाशय, यानी कि ओवरी। अब मेन जो बात है वो ये कि ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, ये सभी जो भाग हैं इनकी जो इकाई होती है वो होती है अंडप, जिसको आप कार्पल कह सकते हो। अब कार्पल की जो संख्या है उसकी यदि अपन बात करें तो कार्पल की संख्या को वर्तिकाग्र या वर्तिका के टीएस के द्वारा हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन अंडाशय का जो टीएस है उससे अपन पता लगा सकते हैं। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक वायर है और ये सपोज कीजिए कटर है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको यदि मैं यहाँ से काटता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से ये इसको इस तरह से काट दिया। अब काटने के बाद में आपने देखा कि यहाँ अंदर की तरफ अपने को अंदर जो तांबे के तार हैं ये अंडप हैं, जो कि यहाँ वर्तिका और वर्तिकाग्र में अपने को दिखाई नहीं देंगे, यानी कि यहाँ ये उपस्थित नहीं होते, जिससे कि अपने को पता नहीं लगता। इसी तरह से जैसे कि मैं इस तार को ये पूरा इस तरह से खींच देता हूँ और ये तार यहाँ से निकाल देता हूँ, तो अब आप ये समझिए कि ये जो पार्ट है ये आपका वर्तिकाग्र और वर्तिका वाला पार्ट है, जिसको आप यहाँ से काटोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ अंदर कितने तार हैं। लेकिन जैसे ही आप वर्तिकाग्र को और वर्तिका को छोड़ते हुए सबसे निचले भाग अंडाशय को यदि अपन काटते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह से अपने को तांबे के तार दिखाई देंगे। अब ये जो तांबे के तार हैं ये निरूपित कर रहे हैं अंडप को। तो यानी कि यहाँ जितने भी तांबे के तार हैं, सपोज कीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं उनके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि यहाँ अंडाशय जो है वो कितने अंडपी है। जैसे कि सपोज कीजिए यदि मान लीजिए कोई एक ही तार वाला हो, यानी कि वर्तिकाग्र और वर्तिका इनके टीएस के द्वारा अंडपों की संख्या, वर्तिकाग्र और वर्तिका के टीएस के द्वारा अंडपों की संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। हालांकि वर्तिकाग्र के जो ये किनारे होते हैं इस तरह से जितने होते हैं अंदाज लगाया जा सकता है कि भाई ये पंचांडपी है या
6 अंडपी है या बहुअंडपी है या त्रिअंडपी है, लेकिन क्लियर कट हम नहीं कह सकते। लेकिन अंडाशय का जब हम टीएस काटते हैं तो यहाँ जो इनकी अंडकों की संख्या है वो हमें क्या हो सकती है, ज्ञात हो सकती है। तो सपोज कीजिए जैसे कि अपन ने यहाँ अंडाशय का टीएस काटा और अपने को ये दो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ अंडाशय का टीएस जब हम काटते हैं तो उसमें चैम्बर दिखाई देते हैं, जिन्हें कहा जाता है कोष्ठ। जैसे कि ये है और ये है, इनको कहा जाता है कोष्ठ या लोक्यूल। बाहर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रही है ये अंडाशय भित्ति यानी कि ओवेरी वॉल, और ये जो कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं इनको लोक्यूल कहा जाता है। अब लोक्यूल जो हैं इनकी जो संख्या है वो ही निरूपित करती है अंडकों की संख्या को। जैसे कि यहाँ 1, 2 और 3 है, तो ये जो अंडाशय है वो कहलाएगा ट्राइकार्पिलरी यानी कि त्रिअंडपी। क्या कहेंगे इसको अपन, त्रिअंडपी। अब दूसरी बात ये कि यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, तो जैसे ये एक अंडप की भित्ति है इस प्रकार से, इसको मैं एक को ब्लू में कर देता हूँ, ये इसी तरह से ये दूसरे की, इसी तरह से ये तीसरे की। यहाँ आपने ध्यान से देखा होगा कि तीनों की अंडकों की जो भित्तियाँ हैं वो एक दूसरे से पूर्णतया पृथक पृथक हैं, यानी कि कहीं भी जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि एक दूसरे से संयुक्त नहीं है। तो इस तरह का जो अंडाशय है वो कहलाता है वियुक्तांडपी। क्या कहलाता है, वियुक्तांडपी। तो ये जो अंडाशय हुआ वो हुआ त्रिअंडपी वियुक्तांडपी अंडाशय। इसी तरह से ये वाला अगर अपन देखें तो यहाँ भी लोक्यूल तो वही 3 है, अर्थात अंडकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ भी अंडाशय तो कैसा हुआ, त्रिअंडपी। लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ ये भित्ति, ये भित्ति, तो 1 और 3 नंबर की भित्ति, 1 और 2 नंबर की भित्ति। इसी तरह से यहाँ ये इसकी है, ये 2 नंबर की है। तो हम देखेंगे कि यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर, इनकी भित्तियाँ जो हैं वो आपस में, जो कि यहाँ आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पर संयुक्त हैं यानी कि जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो अंडाशय है वो कहलाता है संयुक्तांडपी। तो इस प्रकार का जो अंडाशय है वो कहलाएगा त्रिअंडपी संयुक्तांडपी अंडाशय। तो यहाँ आपने देखा कि जो अंडक है उनकी संख्या के आधार पर, अगर अंडकों की संख्या 1 हो तो एकांडपी, 2 हो तो द्विअंडपी, 3 हो तो त्रिअंडपी, 4 हो तो चतुरअंडपी, 5 हो तो पंचांडपी, 6 अथवा अधिक होने की स्थिति में अंडाशय जो है वो कहलाता है बहुअंडपी यानी कि पॉलीकार्पलरी। दूसरी बात, अगर अंडकों की भित्तियाँ आपस में संयुक्त होती हैं तो संयुक्तांडपी अंडाशय, और अगर अलग अलग होती हैं तो वियुक्तांडपी अंडाशय कहलाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ अंडकों की भित्तियाँ केंद्रीय भाग में मृदुतिकीय कोशिकाओं का समूह बनाती हैं, जिसे कहा जाता है बीजांडासन। क्या कहते हैं इसको, बीजांडासन। और इन पर लगे हुए रहते हैं इस प्रकार से अंडाकार आकृति के वृंतनुमा छोटे छोटे संरचनाएं, जिनको कहा जाता है बीजांड। और इन्हीं का ही दूसरा नाम है गुरु बीजाणु धानी। तो इनके लगने का जो क्रम है वो कहलाता है बीजांड न्यास, जो कि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। बीजांड न्यास यानी कि प्लेसेंटेशन, जो कि भित्तीय, अक्षीय, मुक्त स्तंभीय, मुक्त स्तंभिक, कई प्रकार के आधारीय, कई प्रकार के अपन ने बीजांड न्यास पढ़े थे। तो ये हो गया बीजांड न्यास, और वो होता है, ये होता है बीजांडासन, जिस पर ये इस प्रकार से ये लगे हुए हैं रेड कलर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं बीजांड। और बीजांड को ही कहा जाता है गुरु बीजाणु धानी। तो मूल बात ये निकल कर के आती है कि जायांग इकाई होती है इसकी अंडक,
मादा जननांग को ये निरूपित करता है। 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र या वर्तिका के टीएस की सहायता से हम अंडकों की संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अंडाशय के टीएस के द्वारा हमें पता लग सकता है कि यहाँ अंडकों की जो संख्या है वो कितनी है और अंडकों की जो भित्ति है वो उनकी व्यवस्था किस प्रकार से है, जिसके आधार पर अपन एकांडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचांडपी और बहुअंडपी प्रकार के अंडाशयों को व्याख्या कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता लग जाएगा कि अंडाशय जो है वो वियुक्तांडपी प्रकार का है अथवा संयुक्तांडपी प्रकार का है। तो ये तो हो गई बात किसकी, जायांग की। अब जायांग में मूल रूप से अंडाशय में जो संरचना स्थित है वो है आपकी गुरु बीजाणुधानी। जैसे कि परागकोश में लघु बीजाणुधानी थी जिसमें परागकण बनते हैं और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, उसी प्रकार से यहाँ जो आपका जायांग है उसका जो अंडाशय वाला भाग है उसमें गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणु बनेंगे और गुरु बीजाणु जो है वो आगे जा कर के मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो यहाँ अपन अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है गुरु बीजाणुधानी या जिसे हम कह सकते हैं बीजांड की संरचना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बीजांड जो हैं कहाँ स्थित होते हैं, अंडाशय में। गुरु बीजाणुधानी या जो बीजांड है इसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं गुरु बीजाणु जो कि अगुणित होते हैं। यही गुरु बीजाणु आगे जा कर के डेवलप करेंगे किसको, मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें पाया जाएगा फीमेल गैमेट यानी कि इसे हम कह सकते हैं मादा युग्मक। तो यहाँ अपन बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो गुरु बीजाणुधानी की संरचना के लिए अपने पास एक डायग्राम है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले ये इस प्रकार से, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से उभारयुक्त जो संरचना है जिसको कहा जाता है बीजांडासन, प्लेसेंटा या बीजांडासन, जिस पर ये लगे हुए होते हैं। व्रंतनुमा जो ये संरचना निकलती है ये कहलाती है बीजांड व्रंत। तो बीजांड का पहला भाग जो है वो होता है बीजांड व्रंत। और जो कंप्लीट बीजांड की ये जो बॉडी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये जहाँ आकर के जुड़ती है, ये जो जॉइंटिंग पॉइंट जो है या जो जैसे रोड आपस में मर्ज होती हैं उस तरह से जहाँ ये मर्ज हो रहा है इस भाग को कहा जाता है हाइलम। क्या कहते हैं इस भाग को, हाइलम। तो ये हो गया बीजांड व्रंत और ये हो गया हाइलम। इसके अलावा ये जो पूरी की पूरी जो बीजांड की जो अंडाकार जो स्ट्रक्चर या जो बॉडी जिसको हम कह सकते हैं उसके बाहर की तरफ सुस्पष्ट आप 2 आवरण यहाँ देख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। ये बाह्य है तो यहाँ अपन लिख देते हैं बाह्य, ये अंदर वाला है तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं आंतरिक, और इनको कहा जाता है यहाँ आवरण को बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। इंटेग्यूमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट ये 2 इसके पार्ट होते हैं जो कि इसकी सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करते हैं। अध्यावरण के आधार पर बीजांड जो है वो होते हैं 3 प्रकार के, अनअध्यावरणी यानी कि जिनमें अध्यावरण नहीं पाया जाता यानी कि एटैग्मिक। एक होते हैं एक अध्यावरणी जिनको आप लिख सकते हो यूनिटैग्मिक, और एक होते हैं द्वि अध्यावरणी जिनको आप लिखते हैं बाई टैग्मिक। अब इनके यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो द्वि अध्यावरणी जो अपन ने यहाँ बनाया है, एक बाह्य अध्यावरण एक आंतरिक अध्यावरण, ये पाए जाते हैं सभी एंजियोस्पर्म्स में। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं आवृत बीजी पादपों के जो अध्यावरण बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं, अध्यावरण के आधार पर द्वि अध्यावरणी।
यूनिटैग्मिक की अगर अपन बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स यानी कि अनावृत बीजी पादप। जिम्नोस्पर्म जितने भी हैं, अनावृत बीजी पादप जितने भी हैं, वो एक अध्यावरणी होते हैं। और यदि अपन अनअध्यावरणी यानी कि जिनमें अध्यावरण होता ही नहीं है, उनके यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एक पादप है जिसका नाम है क्लोरेंथस। इसके अलावा सेंटेलम, ये कुछ ऐसे पादप हैं जो कि एटैग्मिक यानी कि अध्यावरणी या अनअध्यावरणी प्रकार के बीजांड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, एक अध्यावरणी जिम्नोस्पर्म में और द्विअध्यावरणी एंजियोस्पर्म में। अब इसके बाद अध्यावरण के बाद यहाँ आप ध्यान देंगे कि अध्यावरण जो है वो पूरा चारों तरफ से कवर करते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसा होता है जहाँ आंतरिक अध्यावरण आपस में नहीं मिलता, इसी तरह से बाह्य अध्यावरण आपस में नहीं मिलता। तो यहाँ कुछ रिक्त स्थान प्रकार की स्ट्रक्चर या एक खाली जगह मिल जाती है या मार्ग मिल जाता है, इसको कहा जाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार जो है ये वो जगह है जहाँ से सामान्यतः परागनलिका अंदर भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। अब इसके बाद बीजांड द्वार के ठीक सामने की तरफ चौड़ा, लंबा चौड़ा, ये देखो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से। यहाँ ये मृदुतिकीय कोशिकाओं का विस्तृत क्षेत्र होता है जिसको कहा जाता है निभाग। इस भाग को क्या कहते हैं? निभाग। और इंग्लिश में इसको आप लिख सकते हैं चलाजा। निभाग और हाइलम के बीच तुलनात्मक थोड़ा सा उभार युक्त संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है जिसको कहते हैं रेफे। क्या कहते हैं इसको? रेफे। अब जब केंद्रीय भाग की बात करें यानी कि अध्यावरण जिस चीज़ को ढक कर के रखते हैं वो होता है यहाँ भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश ही वास्तव में क्या है? मादा युग्म कोदभिद। क्या कहते हैं इसको? मादा युग्म कोदभिद, जिसके डेवलपमेंट की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ अध्यावरणी भाग के ठीक नीचे की तरफ कुछ मात्रा में मृदुतिकीय कोशिकाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि ये ऑरेंज कलर में मैंने यहाँ शो की हैं। इनको कहा जाता है न्यूसीलस। न्यूसीलस इसको कहते हैं बीजांडकाई उतक। सभी में पाया जाए ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रारूपिक बीजांड है जो कि इसको कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, हिंदी में आप लिख सकते हो इसको प्रतीप बीजांड। अधिकांश आवृत बीजी पादपों में इसी प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑर्थ्रोटोपस रिजु बीजांड, सार्सिनोट्रोपस वकृत बीजांड और कैम्पाइलोट्रोपस, कई प्रकार के बीजांड हैं जिनके बारे में अपने को यहाँ डिटेल में बात नहीं करनी है। अपने को केवल इतना याद रखना है कि ये जो प्रकार है जो किताब में अपने दिया हुआ है वो है प्रतीप बीजांड, जिसके कुछ भाग जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। बीजांड वृंत, जिसकी सहायता से ये बीजांडासन से जुड़ा हुआ रहता है। बीजांड वृंत जहाँ बीजांड की पूरी जो अंडाकार भाग है उसके साथ जहाँ जाकर के मर्ज होता है या जुड़ता है वो कहलाता है हाइलम। इसके अलावा जो चारों तरफ आवरण पाए जाते हैं, दो बाह्य और आंतरिक, इन्हें कहा जाता है बाह्य अध्यावरण यानी कि आउटर इंटेग्यूमेंट, और इनर इंटेग्यूमेंट यानी कि आंतरिक अध्यावरण। इसके अलावा अध्यावरण एक स्थान पर आपस में मर्ज नहीं होते हैं यानी कि जुड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से वहाँ खाली स्थान या रिक्त स्थान देखने को मिलता है, वो बीजांड द्वार कहलाता है। माइक्रोपाइल जिसे हम कह सकते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो पार्ट है वहाँ मृदुतिकीय कोशिकाओं का लंबा चौड़ा विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है जिसे निभाग या चलाजा कहते हैं। चलाजा और हाइलम के बीच कुछ उभारयुक्त संरचना या उभारयुक्त भाग देखने को मिलता है जिसे रेफे कहते हैं। केंद्रीय भाग में मादा युग्मकोद्भिद जो कि अगुणित संरचना को डिनोट करता है, जिसे भ्रूण कोश भी कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, ये भी देखने को ये केंद्र में पाया जाता है जो अध्यावरण के द्वारा घिरा हुआ रहता है।
भ्रूणकोश के ऊपरी भाग और कुछ हद तक नीचे की तरफ यहाँ लगभग 1/3 पार्ट तक मृदुतकीय कोशिकाओं का आवरण अवशेष रूप में देखने को मिलता है, जिसे न्यूसिलर टिश्यू या न्यूसिलस या बीजांडकाई ऊतक कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि यदि आपसे पूछा जाए प्रारूपिक बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना को सचित्र समझाइए, तब आपको यही डायग्राम बना करके आना है। चूँकि अपने पुस्तक में प्रतीप बीजांड को टिपिकल ओव्यूल या प्रारूपिक बीजांड के रूप में दर्शाया गया है, तो आपको यही चित्र बनाना है और उसके इन सभी भागों को क्रमशः इसी प्रकार वर्णित करना है। तो आप ये ध्यान से चित्र को देखें और वीडियो को अच्छी तरह समझें। कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन की और गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप निर्मित होने वाले गुरु बीजाणु द्वारा मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया, जहाँ अपन विकास के साथ साथ इसकी संरचना का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।